नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कोपेन की क्लाइमेट क्लासिफिकेशन को हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अगला जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है वो है थॉर्न थ्वेट। तो थॉर्न थ्वेट की जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है उसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और साथ में ही जो यूपीएससी 2019 के एग्ज़ाम में जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में एक क्वेश्चन पूछा गया था थॉर्न थ्वेट के क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन के बारे में ही, उसको भी यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या क्या स्टडी करने वाले हैं उसको यहाँ पे देखेंगे। तो थॉर्न थ्वेट ने जो क्लाइमेट की अपनी जो कॉन्सेप्ट दी थी वो डिफरेंट फेजेज में दी थी, यानी 3 फेजेज में अपनी पूरी जो कॉन्सेप्ट थी उसको एक्सप्लेन किया था। पहला उन्होंने 1931 में दिया था, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर 1933 में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था, उसको डिस्कस करेंगे। फिर 1948 में, यानी 3 फेजेज में जो अपना पूरा कॉन्सेप्ट दिया था क्लाइमेट को क्लासीफाई करने के लिए, उसको यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। और साथ में देख लेते हैं आज जो एक हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 2019 के एग्ज़ाम में यूपीएससी में पूछा गया था पेपर 1 में, उसको भी हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग इस वीडियो के लास्ट में हम लोग इसको स्टडी डिस्कस करेंगे। तो प्रश्न है दोस्तों, एक्सप्लेन द टेक्निक टू कैलकुलेट पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन सजेस्टेड बाय थॉर्न थ्वेट। दोस्तों 10 नंबर का क्वेश्चन था जो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में पूछा गया था 2019 के एग्जाम में। तो हिंदी में इसको देखते हैं, संभाव वाष्पन वाष्पोत्सर्जन का परिकलन करने की थॉर्न थ्वेट द्वारा सुझाए गए तकनीकों को स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट आया था पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, वो उन्होंने 1948 में अपने कॉन्सेप्ट में दिया था। उस समय उन्होंने मॉइस्चर इंडेक्स भी कैलकुलेट किया था। किसके बेसिस पे? पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन के बेसिस पे। तो इस वीडियो में हम लोग लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, जो थॉर्न थ्वेट थे वो अमेरिकन क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। उन्होंने क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन के लिए 4 वेरिएबल का यूज किया है। कौन कौन से 4 वेरिएबल हैं? जैसे प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, वेजिटेशन और इवेपो ट्रांसपिरेशन। दोस्तों आपने कोपेन की क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन आपने पढ़ी होगी। तो उन्होंने कोपेन ने 3 वेरिएबल का यूज किया था, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर और वेजिटेशन। लेकिन कोपेन की क्लासिफिकेशन में आप देखोगे तो टेम्परेचर मेन वेरिएबल है, क्योंकि टेम्परेचर के बेसिस पे आप देखोगे जो मेजर जो क्लासिफाई किए हैं ABCDE, वो टेम्परेचर के बेसिस पे ही है। प्रेसिपिटेशन में उन्होंने सेकेंडरी वेरिएबल यूज किया है, जैसे F का यूज किया है, स्मॉल f की नो ड्राई सीजन, W मीन्स विंटर ड्राई सीजन, तो प्रेसिपिटेशन का यूज़ किया है। वेजिटेशन का बहुत ही रेयरली 1-2 वेरिएबल यूज किया उन्होंने। तो आप देखो वेजिटेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस कोपेन ने नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे जो थॉर्न थ्वेट है वो वेजिटेशन को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक वेरिएबल माना है अपने 1931 और 1933 के क्लासिफिकेशन में। इन्होंने प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर को जस्ट एक कैलकुलेशन के लिए यूज किया है, लेकिन मेन पैरामीटर वेजिटेशन को माना है क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए। तो चौथा वेरिएबल ये नया वेरिएबल है जो कोपेन के क्लासिफिकेशन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, इवेपो ट्रांसपिरेशन। जो ये वेरिएबल उन्हें 1948 के अपने कॉन्सेप्ट में यहाँ पे दिया हुआ था। तो जो इनके पूरी थॉट है दोस्तों वो 3 फेजेज में आई है, जैसा कि हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में डिस्कस किए थे। थॉर्न थ्वेट की क्लासिफिकेशन जो 1931 में आती है वो उन्होंने सिर्फ यूएसए यानी अमेरिका की क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने अपनी कॉन्सेप्ट दिया था। फिर 1933 में ये पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था। फिर 1948 में एक रिवाइज जो कॉन्सेप्ट आया था उसमें पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन और मॉइस्चर इंडेक्स का यूज़ किया था, क्योंकि उनकी जो आप बोल सकते क्रिटिसिज्म हो रहा था, उनकी क्रिटिसिज्म ये था कि बहुत लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे क्योंकि कोपेन की जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है बहुत ही सिंपल थी, और जो वेरिएबल यूज़ किए थे सेम वेरिएबल इन्होंने भी यूज़ किया था, थॉर्न थ्वेट ने भी अंटिल 1948। तो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि थॉर्न थ्वेट की जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है वो कोई नया नहीं है और जहाँ की इन्होंने कॉम्प्लेक्स कर दिया है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी
या इस जो क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए 1948 में आपने जो उनकी मॉडल थी उनको रिवाइज्ड किया है। तो एक एक करके देख लेते हैं 1931 में क्या था। तो दोस्तों 1931 में जैसा कि अमेरिका की क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए उन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला था प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, दूसरा था टेम्परेचर इफ़िशियंसी। इन दो वेरिएबल के यूज करके उन्होंने वेजिटेशन की कॉन्सेप्ट जाहिर की थी और क्लाइमेट को क्लासिफाई किया। क्लाइमेट को मान लो किसी लोकेशन पे वहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगी कि प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस कितनी है, टेम्परेचर इफ़िशियंसी कितनी है, दोनों को बेसिस मानकर उन्होंने क्लाइमेट को क्लासिफाई किया था। और ये 1931 में सिर्फ अमेरिका के क्लाइमेट को क्लासिफाई करने के लिए यूज़ किया था। तो दोनों कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और टेम्परेचर इफ़िशियंसी दो इंडेक्स क्या होती है। तो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। जैसे एक मंथ की प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस निकालनी है किसी भी लोकेशन की, तो उन्होंने फार्मूला दिया है 115 ब्रैकेट में P/T - 10 ब्रैकेट क्लोज, और आप देखोगे इनके जो 10/9 का एक घात है। तो यहाँ पे आप ये ना पूछना कि 115 10/9 कहाँ पे आया, क्योंकि इसको यदि स्टडी करने लगे तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के लिए इन्होंने फार्मूला दिया। इसके बेसिस पे मान लो मंथली एक पर्टिकुलर मंथ का प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस आएगा। यदि आप 12 महीने का पूरा ऐड कर दोगे तो उस लोकेशन का 1 ईयर का प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस आ जाएगा। यहाँ पे P क्या है, टोटल मंथली प्रेसिपिटेशन। मान लो एक लोकेशन में एक मंथ में कितना प्रेसिपिटेशन हो रहा है उसको समेशन करोगे तो वहाँ पे P आएगा। T यहाँ के टोटल मंथली टेम्परेचर, यहाँ पे T हो जाएगा। तो प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर का जो डिवाइड है उसके बेसिस पे उन्होंने एक फार्मूला के थ्रू एक इंडेक्स निकाला। जो वैल्यूज़ आती है प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस की वैल्यूज़, उसके हिसाब से उन्होंने फिर अलग अलग तरीके से क्लाइमेट की कैटेगराइज किया है। जैसे मान लो यदि PE इंडेक्स यदि 127 से ऊपर आती है, मान लो जो वैल्यूज फॉर्मूला दिए गए हैं उसकी वैल्यूज 127 से ज़्यादा आती है तो लोकेशन क्या है, वेट क्लाइमेट कहलाएगा। और वेट क्लाइमेट को उन्होंने रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट भी बोला। ठीक है, तो यहाँ पे वेजिटेशन के आधार पर उन्होंने क्लाइमेट क्लासिफाई किया रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट। और जैसा कि कोपेन ने भी ABCD का यूज़ किया था, वैसे ही थॉर्नथेट ने भी अपने अल्फ़ाबेटिक को यूज़ किया है। तो ए से रिप्रेजेंट किया और वो वेट क्लाइमेट होगा और रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट होगा, उनकी PE इंडेक्स 127 से ज़्यादा होगी। ठीक है, यदि मान लो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस 64 और 127 के बीच में आती है तो उसको B से रिप्रेजेंट किया उस क्लाइमेट को, और उस क्लाइमेट क्या होंगे, ह्यूमिड क्लाइमेट होंगे या सिंपली फॉरेस्ट क्लाइमेट होंगे या डेसिडियस क्लाइमेट होगा। ठीक है, यदि प्रेसिपिटेशन इंडेक्स 32 और 63 के बीच में आता है तो उसको C अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट किया थॉर्नथेट ने और उसको सब ह्यूमिड क्लाइमेट बोला या ग्रासलैंड क्लाइमेट बोला। फिर यदि PE इंडेक्स 16 और 32 के बीच में आती है तो सेमी एरिड क्लाइमेट होगा या स्टेपी टाइप क्लाइमेट होगा, स्टेपी टाइप का फॉरेस्ट होगा, और उनको D से रिप्रेजेंट किया। और E से रिप्रेजेंट किया जब प्रेसिपिटेशन इंडेक्स 16 से कम होगा उसको एरिड या डिजर्ट टाइप का फॉरेस्ट होगा। तो इस तरह से प्रेसिपिटेशन इंडेक्स के बेसिस पे उन्होंने 5 तरह से ब्रॉड कैटेगरी किया क्लाइमेट की। ठीक है, और इनको फिर बाद में भी सब कैटेगराइज किया। सब कैटेगराइज में क्या किया कि उन्होंने फिर प्रेसिपिटेशन की अलग से कुछ वेरिएबल लिए। जैसे वहाँ पे कोपेन में आप देखोगे तो स्मॉल f का यूज़ किया था जब नो ड्राई सीजन होगा, लेकिन यहाँ पे स्मॉल r का यूज़ किया है जिसमें प्रेसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर होगा तो उसको r से करेगा। मान लो यदि प्रेसिपिटेशन इंडेक्स 128 आता है और वहाँ पे पूरे साल बारिश होती है तो A और R से रिप्रेजेंट करेंगे किसके द्वारा, थॉर्नथेट द्वारा। ठीक है, यदि मान लो 127 प्रेसिपिटेशन इंडेक्स आता है लेकिन रेनफॉल सिर्फ विंटर में होती है तो वहाँ पे S से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि समर वहाँ पे डेफिशिएंट होगा, विंटर तो AS यूज करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन करने के लिए जो प्रेसिपिटेशन इंडेक्स के बेसिस पे 5 मेन कैटेगरी बनाया और सब कैटेगरी में R का यूज़ किया प्रेसिपिटेशन यदि पूरे साल होंगे, S का यूज़ किया यदि डेफिशिएंट रेनफॉल होंगे इन समर में यानी समर में ड्राई रहेगा, और W का यूज़ किया जब डेफिशिएंट रेनफॉल इन विंटर ड्राई होगा तो W का यूज़ किया। D का यूज़ किया इन्होंने स्मॉल d की रेनफॉल डिफिशिएंट ऑल ओवर द ईयर, यानी पूरे साल यदि बारिश नहीं होती है या बहुत कम होती है तो उनको D से रिप्रेजेंट किया।
ठीक है। तो इस आप देख सकते हैं एक सब कैटेगरी 4 टाइप्स के यहाँ पे भी इन्होंने दिया है थॉर्नथेट द्वारा, जैसा कि कोपेन ने भी कुछ ऐसे ही किया था। ठीक है, फिर देखते हैं टेम्परेचर इफिशिएंसी दूसरा कॉन्सेप्ट दिया था। तो टेम्परेचर इफिशिएंसी में यहाँ पे कैलकुलेट किया कि टेम्परेचर वहाँ पे कितनी होगी। ठीक है, तो टेम्परेचर की इफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए इन्होंने फिर से एक फॉर्मूला दिया है T-32/4। ये मंथली टेम्परेचर, यहाँ पे मंथली टेम्परेचर की इफिशिएंसी निकालेंगे। ठीक है, टी यहाँ पे समेशन ऑफ टेम्परेचर पूरा मंथ का करेंगे तो समेशन ऑफ टेम्परेचर करेंगे तो टी यहाँ निकलेगा। ठीक है, यदि इसी ईयर का निकालना है तो पूरे 12 महीना का यदि टेम्परेचर इफिशिएंसी को जोड़ दें, यहाँ पे देखो 12 है, 12 महीने का जोड़ देते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर इफिशिएंसी पूरे ईयर का निकल जाएगा। तो इस टेम्परेचर इफिशिएंसी में कुछ भी वैल्यूज़ निकलेंगे, वो वैल्यूज़ आप देखोगे 0 से 127 या 128 तक आएंगे। तो जो वैल्यूज़ निकलेगी उसके बेसिस पे फिर इन्होंने 6 टाइप की क्लाइमेट ब्रॉड कैटेगरी किया। देखो प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के बेसिस पे 5 ब्रॉड कैटेगरी बनाए थे, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर इफिशिएंसी के बेसिस पे 6 ब्रॉड कैटेगरी बनाए और उसको भी ए से एफ तक नाम दिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे ए बार प्रेसिपिटेशन इंडेक्स में आप देखोगे ए सिंपली था, लेकिन टेम्परेचर इफिशिएंसी में उन्होंने ए बार का नाम दिया। तो देखो ट्रॉपिकल क्लाइमेट उन्होंने नाम दिया, जब 128 से ज़्यादा टेम्परेचर इफिशिएंसी आएगी तो वो ए बार होगा। बी बार तब होगा, उसको बोला मेसोथर्म, जब 64 से 127 के बीच में टेम्परेचर की इफिशिएंसी आएगी। फिर माइक्रोथर्म 32 से 63 के बीच में टेम्परेचर इफिशिएंसी आएगी। इस तरह से यहाँ पे फ्रोस्ट मतलब 0 टेम्परेचर इफिशिएंसी या माइनस में आएगी, माइनस को उन्होंने 0 ही एज्यूम किया है तो फ्रोस्ट आएंगे, यानी कि यहाँ पे पोलर टाइप की क्लाइमेट होगा। तो आप देख सकते हो इक्वेटर से पोलर की ओर जैसे जैसे जाएंगे तो इन्होंने अलग अलग कैटेगरी में जो 6 कैटेगरी बनाया है। इक्वेटर पे आप देखोगे ट्रॉपिकल ए बार यहाँ होगा, उसके बाद बी बार, फिर सी बार, डी बार, इस तरह से आएंगे। तो थॉर्नथेट ने टेम्परेचर के बेसिस पे 6 कैटेगरी बनाया है, प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे 5 कैटेगरी। तो दोनों के आप मर्ज करोगे टेम्परेचर इफिशिएंसी और प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस, तो पूरे यूएसए में उन्होंने 120 क्लाइमेट के आसपास बताया है, यानी बहुत ही ज़्यादा माइक्रो लेवल पे इन्होंने डिवीजन किया है क्लाइमेट की। ठीक है, अब देखो 1933 में इन्होंने फिर पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है सेम कॉन्सेप्ट को लेकर, यानी कि प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और टेम्परेचर इफिशिएंसी जो यूएसए की क्लाइमेट के लिए यूज़ किया था, वही सेम कॉन्सेप्ट करके पूरे अर्थ में जो क्लाइमेट है उसकी क्लासीफाई किया 1933 में। फिर थॉर्नथेट में 120 क्लाइमेटिक जोन बनाया, पूरे वर्ल्ड में 120 के आसपास क्लाइमेटिक जोन बनाया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया अपने फार्मूला को। 1933 में कोई नया नहीं था, बस यूएसए की जो यूएसए में क्लाइमेट क्लासिफिकेशन की जो कॉन्सेप्ट थी उसी को रेप्लिकेट कर दिया पूरे वर्ल्ड के लिए। अब देखो इनकी जो आलोचना होती थी कि आपने कोपेन के जैसा ही तो यूज़ किया है, टेम्परेचर भी वेरिएबल यूज़ किया है, प्रेसिपिटेशन भी वेरिएबल यूज़ किया है, वेजिटेशन वेरिएबल यूज़ किया है, आपने सेम वेरिएबल यूज़ किया जैसे कोपेन ने किया था। लेकिन कोपेन की जो थॉट है वो सिंप्लीफाई है, लेकिन आपने तो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया अपने फार्मूला में डिराइव करके। और क्लाइमेटिक जोन जो पूरे वर्ल्ड है 120, यानी उतना जो कौन स्टडी करता है, तो ये सारे क्रिटिसिज्म हो रहे थे। तो उन्होंने अपने जो कॉन्सेप्ट था उसको रिवाइज किया और 1948 में नया कॉन्सेप्ट दिया। नया कॉन्सेप्ट में उन्होंने पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसमिशन और मॉइस्चर इंडेक्स के कॉन्सेप्ट दिया। इनके बेसिस पे फिर क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन किया। तो देख लेते हैं पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसमिशन, ये आज के जो 2019 के एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, यानी पेपर 1 में 2019 यूपीएससी एग्ज़ाम में पूछा गया था कि पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन की टेक्निक क्या होगी। तो कॉन्सेप्ट पहले देख लें दोस्तों। मान लो कोई एक लोकेशन है, तो पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन उसको बोलेंगे, जैसे यहाँ पे देखो 2 वर्ड्स बना है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कहाँ से होता है, जब कोई ट्रीज होता है, ट्री के पत्ते से जब इवेपोरेशन होता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। और इवेपोरेशन तो बोलते हैं मान लो कोई वाटर बॉडीज है या सॉइल से जब पानी का वाष्पीकरण होता है तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। तो इवेपोर ट्रांसपिरेशन का मतलब है कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट से भी वाष्पीकरण होना और सॉइल या वाटर बॉडी से वाष्पीकरण होना, दोनों का समेशन ही इवेपोर ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल इवेपोर ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब है, यहाँ पे ये मतलब है कि एज्यूम कर रहे हैं कि प्लांट है, प्लांट में भी सफिशिएंट वाटर हम प्रोवाइड कर दी जाए
और वहाँ के वाटर बॉडीज या सॉइल में भी सफिशिएंट वाटर यदि हो तो मैक्सिमम कितने ज़्यादा इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा, यानी कि इवेपोरेशन कितने ज़्यादा होंगे मैक्सिमम, उसको बोलेंगे पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या है, दो वर्ड से बना है, इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन का मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन इन ट्रांसपिरेशन अगर इफ सफिशिएंट वाटर सोर्स वेयर अवेलेबल। ठीक है, तो इनको कैलकुलेट करने के लिए जो टेक्निक है वो एक फार्मूला के थ्रू इन्होंने डिराइव किया है, उसको भी देख लेते हैं। देखो फार्मूला यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आपको यदि अच्छे नंबर लाना है तो इसको याद करने पड़ेंगे और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन के लिए फार्मूला क्या दिया है, 16 ब्रैकेट में L/12 फिर D/13 फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर नया ब्रैकेट में 10 TD/I और इसके पावर में अल्फ़ा। तो अल्फ़ा यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स अलग से फिर फार्मूला दिया है अल्फ़ा, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अल्फ़ा एक अलग से कैलकुलेशन है। तो अब देख लेते एल यहाँ पे क्या है, देखो PET तो यहाँ पे है पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, फिर एल है एवरेज सनशाइन आवर्स इन द मंथ, यानी एक मंथ में मान लो 30 डेज होते हैं, तो 30 डेज में टोटल कितने सनशाइन होंगे। मान लो एक दिन में जनरली 8 से 12 घंटा सनशाइन होता है, लोकेशन वाइज वेरीज करते हैं। तो इस मान लो आज 8 घंटा है, कल 9 घंटा हुआ, कल 10 घंटा हुआ, तो ऐसे करके पूरे 30 डेज में कितने सनशाइन आवर होंगे वो एल से होगा। ठीक है, फिर डी यहाँ पे क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ डेज इन मंथ। मान लो किसी मंथ में 28 डेज है, किसी में 31 डेज है, तो जनरली यहाँ पे 31 या 30 हुआ, 30/30 करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे मंथली जनरली दोनों का आप देखोगे तो मंथली जो सनशाइन आवर है वो निकाला जा रहा है। फिर यहाँ पे दूसरा जो फॉर्मूला है 10 TD/I। अब देखो टी यहाँ पे है मीन मंथली टेम्परेचर, देखो मीन मंथली टेम्परेचर। आई यहाँ पे आई के लिए भी अलग ही फॉर्मूला दिया गया है, कैपिटल आई यहाँ पे हीट इंडेक्स बोलते हैं। आई देखो स्मॉल आई आप करोगे तो हीट इंडेक्स कितना निकलेगा, मंथली हीट इंडेक्स निकलेगा, T/5 पावर 1.514 एक फार्मूला है। ठीक है, टी यहाँ पे फिर टेम्परेचर मंथली जो मीन टेम्परेचर है मंथली का स्मॉल टी हो जाएगा। फिर एनुअल हीट इंडेक्स निकालोगे, पूरे 12 महीने का जो मंथली हीट इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करेंगे तो ईयरली हीट इंडेक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे आई जो है ईयरली हीट इंडेक्स यहाँ पे है जो फॉर्मूला में मेंशन किया गया, सॉरी यहाँ पे क्या है कि आई एनुअल हीट इंडेक्स है और टी डी यहाँ पे मंथली आप देखोगे मीन इंडेक्स मंथली टेम्परेचर, मीन मंथली टेम्परेचर टी है। एल्फा यहाँ पे एक अलग ही कॉम्प्लेक्स फार्मूला एल्फा के भी दिया गया। तो इस तरह से यहाँ पे पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन की आप निकालोगे कि इस फार्मूला के थ्रू। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने कॉम्प्लेक्स एक फार्मूला दिया, इसको आपको याद करना पड़ेगा, दूसरा तो मेरे हिसाब से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये रहा पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं, किसी पे यदि मान लो यहाँ पे तो टेक्निक पूछा गया है 2019 के एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन यदि टेक्निक नहीं पूछा जाता अब यदि यहाँ पे आप क्या बोलते हैं इसको एक्सप्लेन भी कर दो कि पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन क्या होता है, कि कितना मैक्सिमम इवेपो ट्रांसपिरेशन होगा यदि सफिशिएंट यदि मॉइस्चर प्रोवाइड किया जाए सॉइल और प्लांट्स के बीच में, तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन। तो इसके बेसिस पे कुछ वैल्यूज निकलेंगे, जैसे पीईटी कुछ वैल्यूज निकलेंगे। इस वैल्यूज़ के हिसाब से फिर उन्होंने 9 टाइप के क्लाइमेट को क्लासीफाई किया था। तो आप देख सकते हो कि पहले प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस के बेसिस पे उन्होंने 5 टाइप के क्लाइमेट को क्लासीफाई किया, फिर उन्होंने टेम्परेचर इफिशिएंसी के बेसिस पे 6 प्रकार के क्लाइमेट क्लासीफाई किया, फिर पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन के बेसिस पे 9 टाइप के क्लाइमेट को क्लासीफाई किया। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है थॉर्न थ्योरी के द्वारा। फिर उन्होंने मॉइस्चर इंडेक्स में निकाले, मॉइस्चर इंडेक्स का यहाँ पे फॉर्मूला दिया कि IM, यहाँ पे देखो 100 फिर ब्रैकेट में P माइनस PET/PET। PET यहाँ पे है पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन, P यहाँ पे है प्रेसिपिटेशन, तो प्रेसिपिटेशन माइनस पोटेंशियल इवेपो ट्रांसपिरेशन डिवाइड बाय PET आप करोगे तो मॉइस्चर इंडेक्स निकलेगा। तो यहाँ पे यदि मान लो इवेपो ट्रांसपिरेशन बहुत ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू प्रेसिपिटेशन, तो क्या होगा वहाँ पे
आप देखोगे एरिड टाइप का क्लाइमेट होंगे, क्योंकि इवेपोट्रांसपिरेशन ज़्यादा है, इवेपोरेशन ज़्यादा हो रहा है, प्रेसिपिटेशन कम है, तो एरिड टाइप का क्लाइमेट है। यदि यहाँ पे पी बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पीईटी, तो यहाँ देखोगे वेट टाइप का क्लाइमेट होगा। तो इस तरह से मॉइस्चर इंडेक्स निकाला और मॉइस्चर इंडेक्स के हिसाब से फिर 9 टाइप की अलग से क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन किया, जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर देता है पूरे क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन में। तो यह दोस्तों जो 3 फेजेज में उन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, तो इसको एवेलुएट करते हैं कि थॉर्नथ्रेड की जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है उसका आप एवेल्यूएशन कैसे करेंगे मेरिट और डीमेरिट में। तो देखो, टेम्परेचर यहाँ पे ओनली मॉडिफाइंग फैक्टर है और प्रेसिपिटेशन भी ओनली मॉडिफाइंग यहाँ पे वेरिएबल है। यहाँ पे जो आप लास्ट में देखो कैलकुलेट पीईटी के कैलकुलेट करने के लिए टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन दोनों ही मॉडिफाइंग यहाँ पे कैरेक्टर हैं। मेन यहाँ पे इवेपोट्रांसपिरेशन 1948 में अलग कॉन्सेप्ट दिया गया था। इससे पहले आप देखोगे तो वेजिटेशन का मेन कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था, सिर्फ टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन वहाँ पे क्या था, एक कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जा रहा था। तो आप कोपेन और थॉर्नथ्रेड की जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है उसमें आप पहला अंतर तो यह है कि कोपेन के द्वारा टेम्परेचर को मेन वेरिएबल माना गया था, प्रेसिपिटेशन को सेकेंडरी वेरिएबल और वेजिटेशन को बहुत ही कम यूज किया गया था। लेकिन यहाँ पे थॉर्नथ्रेड द्वारा वेजिटेशन को बहुत ही ज़्यादा मेन वेरिएबल माना गया था, वेजिटेशन को कैलकुलेट किया गया था, उसको कैलकुलेट करने के लिए टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन का यूज किया गया था। तो वेजिटेशन यहाँ पे मेन वेरिएबल है और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन यहाँ पे सेकेंडरी वेरिएबल है थॉर्नथ्रेड के द्वारा। ठीक है, फिर देखो मॉइस्चर इंडेक्स, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन के द्वारा 9 मेजर क्लाइमेट फिर से डिवाइड किए गए हैं और 4 इंडेक्स को मिला दिया है। 4 इंडेक्स कौन कौन से, पहला प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस और फिर टेम्परेचर इफिशिएंसी, फिर पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, फिर मॉइस्चर इंडेक्स, चारों इंडेक्स को मिला दिया जाए तो टोटल जो थॉर्नथ्रेड की जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है पूरे वर्ल्ड में 600 से ज़्यादा क्लाइमेट की उन्होंने क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड हो जाएगा इनके बेसिस पे। देखो 600 से ज़्यादा माइक्रो क्लाइमेटिक जोन पूरे वर्ल्ड में डिवाइड होगा तो उसको स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और इन्होंने कुछ ऐसा नया या सिंप्लीफाई तरीका नहीं किया है, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया है। इससे क्या रिलेवेंस कम हो जाती है थॉर्नथ्रेड की क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन में। कोपेन की क्लासिफिकेशन में आप देखोगे कि बहुत ही सिंपल वेरिएबल का यूज़ किया है, तीनों वेरिएबल, कोई बहुत ही ज़्यादा फार्मूला का भी यूज नहीं किया है और वहाँ पे सिंप्लिसिटी बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे थॉर्नथ्रेड की जो इंपॉर्टेंस है क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन में वो रियल लाइफ में या जनरली जियोग्राफर द्वारा यूज नहीं की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप एवेल्युएट कर सकते हैं थॉर्नथ्रेड की क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन पे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा थॉर्नथ्रेड की जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन है, और डिफ्रेंशिएट भी आप कर पाएंगे कि जो कोपेन की क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन थी और थॉर्नथ्रेड की जो क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन थी दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं। और यहाँ पे जो हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन, उसको भी एक फार्मूला के थ्रू हम लोग सॉल्व किए हैं। इस फार्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, आपको याद करना ही पड़ेगा यदि अच्छे नंबर लाने हैं तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। आई होप आपको जो हम लोग आज डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।